ये सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, मैंने कल आपको ऑनलाइन क्लास में ये बताया था कि किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायपालिका कार्य करती है। न्यायपालिका के जितने भी क्षेत्र अधिकार हैं, जैसे कि प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, अपीलीय क्षेत्र अधिकार है या परामर्शदात्री क्षेत्र अधिकार है, उन क्षेत्र अधिकारों के आधार पर भी अपन ये कह सकते हैं कि उसके अलावा भी न्यायपालिका के पास में बहुत कुछ शक्तियां हैं। और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि न्यायिक पुनरावलोकन एवं न्यायिक सक्रियता जो न्यायपालिका का विशेष महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है, जिसके आधार पर वह मानव अधिकारों की सुरक्षा के दायित्व को निभाती है। आज का अपना टॉपिक है चुनाव आयोग या जिसे निर्वाचन आयोग भी अपन कह सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए दलीय व्यवस्था आवश्यक होती है और दलीय व्यवस्था निर्वाचन के आधार पर ही बहुमत प्राप्त कर सत्ता का निर्माण करती है। भारत में भी बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर सरकार का गठन किया जाता है और निर्वाचन प्रणाली संपन्न कराई जाती है। यह कार्य एक निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त को सौंपी गई थी। सबसे पहले केवल एक सदस्यीय चुनाव आयुक्त था, लेकिन 1992-1993 के बाद में इसे त्रिस्तरीय बना दिया गया, अर्थात एक मुख्य यानी चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। विशेष तौर से यह माना जाता है कि चुनाव आयुक्त का जो कार्य है वह संपूर्ण निर्वाचन प्रणाली को संपन्न कराने का होता है और इसीलिए सदस्यों को बढ़ाना आवश्यक महसूस किया गया था। हालांकि देखा जाता है कि आयु सीमा है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किस प्रकार से चयन किया जाता है, तो चुनाव आयुक्त का कोई निर्वाचन नहीं होता, बल्कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति के द्वारा जब नियुक्ति इनकी की जाती है तो उसका कार्यकाल भी निर्धारित किया गया था और मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद अन्य 2 आयुक्तों को जब निर्धारित किया गया था तो यह निर्धारित है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए या तो 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष का कार्यकाल, इनमें से जो भी पहले हो उसे उसी समय पद से हटाया जाता है। अन्य चुनाव आयुक्तों के लिए आयु सीमा को 62 वर्ष और कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। इनमें से जो भी पहले हो वह निर्धारित किया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और संसद द्वारा निर्धारित भत्तों के आधार पर ही इन्हें वेतन एवं अन्य सुविधाएं जैसे कि आवास है या गाड़ी है या अपन ये कह सकते हैं कि हवाई यात्राएं हैं इत्यादि इनको निःशुल्क प्रदान की जाती है। अपन मानते हैं कि निर्वाचन प्रणाली को संचालित करने के लिए उच्च स्तर से यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर और अंत में जब चुनाव कराए जाते हैं तो यहां तक कि जिला कलेक्टर को भी जिला निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन यह है केवल उस परिस्थितियों के लिए नियुक्त किए जाते हैं जब चुनाव होने होते हैं। तो सामान्यतः अपन ये कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल, नियुक्ति और सदस्यता के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से इनके सदस्य होते हैं और किस प्रकार से इनका। अब देखिए कि चुनाव आयुक्त के कार्य कौन कौन से हैं। विशेष तौर से ध्यान देने वाली बात है कि चुनाव आयुक्त जो कार्य करता है उसी के आधार पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में निर्वाचन प्रणाली को संपन्न कराया जाता है। और पहला कार्य देखें कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन या सीमांकन। अपन मानते हैं कि प्रत्येक राज्य में हो या केंद्र शासित प्रदेशों में है या केंद्र के अधीन सीधे आने वाले राज्य हो, उनका परिसीमन करके, क्योंकि यहां पर एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की स्थिति है, तो उनका परिसीमन या सीमांकन करने के बाद में यह निर्धारित किया जाता है कि इस क्षेत्र से लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया जा सकता है। तो इसका निर्धारण केवल निर्वाचन आयोग के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसके बाद देखिए कि मतदाता सूची तैयार करना। यह निर्धारित है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर जब चुनाव कराए जाते हैं तो निर्वाचन आयोग को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि एक आयु सीमा यानी कि 18 वर्ष से अधिक आयु सीमा वाले महिला एवं पुरुष सभी को मतदाता सूची में जोड़ा जाए और निर्धारित किया जाता है कि इतने मतदाताओं के आधार पर एक
सदस्य निर्वाचन जो किया जाता है, चाहे वह लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, किसी की भी हो, इसका निर्धारण भी मतदाता सूची के आधार पर भी किया जाता है। मतदाता सूचियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक तो वार्ड के आधार पर और एक क्षेत्र के आधार पर। लेकिन क्षेत्र के आधार पर भी यह निर्धारित किया जाता है कि इन्हें जिले वाइज भी यानी निर्धारित किया जाता है। छोटे चुनावों में इसकी प्रक्रिया छोटे स्तर तक होती है, लेकिन बड़े चुनावों में यह निर्वाचन क्षेत्र या लोकसभा या विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित होती है कि किस प्रकार से इन मतदाता सूचियों का यानी कि तैयार करना है। हालांकि यह अधिकार इनको भी प्राप्त होता है कि परिसीमन को वह परिवर्तन करने का भी अधिकार रखता है। क्षेत्र की जनसंख्या किसी क्षेत्र की कम होती है और किसी की अगर अधिक होती है, तो अधिक जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र से कम जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों को जोड़कर इनमें परिवर्तन भी करने का अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए कि विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। अपन ये मानते हैं कि दो प्रकार के दल पाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर बहुदलीय व्यवस्था है। एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ साथ में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान की जाती है और उनके मापदंड जो निर्धारित किए जाते हैं, उनके आधार पर निर्वाचन आयोग इन्हें मान्यता प्रदान करता है और उन्हें क्षेत्रीय राजनीतिक दल या राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्रदान करने का कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। इसके बाद देखिए कि राजनीतिक दलों को या आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करना। विशेष तौर से राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का जो निर्वाचन के आधार पर चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं वो तो निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को भी आरक्षित किए गए चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाते हैं और उन्हीं को आधार मानकर प्रतिनिधि चुनाव में खड़े होते हैं और निर्वाचन प्रणाली को संपन्न कराने में सहायता प्राप्त की जाती है। इसके अलावा देखिए कि चुनाव करवाने का कार्य छोटे स्तरों से लेकर ऊंचे स्तरों तक मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जैसे कि पीठासीन अधिकारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी है और इसके अलावा वीएलओ भी होते हैं या फिर कुछ कर्मचारी होते हैं, इनका निर्धारण करने और इसी के निर्धारण के आधार पर बूथों को निर्धारित करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र का चुनाव हो, चाहे वह लोकसभा का हो, चाहे वह विधानसभा का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो या किसी का भी क्यों ना हो, चुनाव करवाने का कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा देखिए कि अर्ध न्यायिक कार्य। अर्ध न्यायिक कार्यों से तात्पर्य यह माना जाता है कि निर्वाचन आयोग इन कार्यों को करती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कार्य भी करती है जिसका निवारण इसी के द्वारा किया जाता है। यदि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति होती है, यदि कुछ विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है, तो उसको हल करने का कार्य भी निर्वाचन आयोग का होता है। जैसे अपन ये मानते हैं कि प्रतिनिधियों की सदस्यता एवं शर्तों को यदि कोई पूरा नहीं करता है और वह चुनाव में विजयी होता है, तो इसके बाद उस पर कानूनी कार्रवाई करने का कार्य, या अपन ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के आधार पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होते हैं या किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो ऐसे न्यायिक कार्य जो अर्ध न्यायिक क्षेत्र में आते हैं, अर्ध न्यायिक क्षेत्र के कार्यों को भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि इन कार्यों के अलावा भी चुनाव आयोग ने परिस्थितियों के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया में सुधार भी किया है और यह सुधार इसलिए भी आवश्यक माना जाता है क्योंकि जैसे जैसे परिवर्तनशील लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था गठित हुई है, उसमें परिवर्तन का होना और समय के अनुरूप निर्वाचन प्रणाली को भी परिवर्तित करना अति आवश्यक महसूस किया गया था। जैसे अपन मानते हैं कि पहला है वयस्क मताधिकार। प्रारंभ में जब निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई थी तो उस समय मतदान की आयु या वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। महिला एवं पुरुष जब तक 21 वर्ष से अधिक के नहीं होते तब तक मतदान में भाग नहीं ले सकते। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इस वयस्क अधिकार की आयु को घटाकर या 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। इससे कि मतदाताओं में अधिक वृद्धि हुई और युवा मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाने लगा। दूसरा महत्वपूर्ण सुधार किया है कि आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन।
निर्वाचन प्रणाली जब संपन्न की जाती है तो उसमें आरक्षित वर्ग या अपन ये कह सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए यह निर्धारित किया जाता है कि इनके लिए इतनी सीटों का होना आवश्यक है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए यह आवश्यक भी है, क्योंकि अपन जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का तब तक शासन में भागीदारी नहीं होती, तब तक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं होती, और इसलिए इसकी व्यवस्था यानी कि निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किया है। इस आरक्षण की व्यवस्था को अपन मानते हैं कि जैसे ये देखिए कि 95 संशोधन जो 2009 और 10 में हुआ था, उसके तहत आरक्षण की प्रक्रिया को जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया गया था। यानी कि जितने भी जो आरक्षित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या सामान्य जो भी है, उनको जनवरी 2020 तक के लिए 95 संविधान संशोधन के तहत इनकी सीमा को बढ़ा दिया गया। आगामी दिनों में हो सकता है कि जनवरी में होने वाले या जनवरी 20 में के बाद या इसके बाद की जो प्रक्रिया है 21 में इन्हें और बढ़ा दिया जाए या किसी प्रकार का इसमें फेरबदल भी किया जा सकता है। इसके बाद देखिए कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, इससे तात्पर्य अपन ये मानते हैं कि कभी कभी प्रादेशिक आधार पर भी कुछ निर्वाचन कराए जाते हैं। जैसे अपन ये मानते हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। अपन इस बात को भी मानते हैं कि प्रादेशिक आधार पर जहां पर संघात्मक शासन व्यवस्थाएं, वहां पर जैसे कि अमेरिका में टोटल 50 कैंटन है, और जैसे कैंटन को अपन राज्य कहते हैं, एक राज्य से 2 प्रतिनिधि समान प्रतिनिधित्व के आधार पर लिए जाते हैं और वहां पर उच्च सदन में केवल 100 सदस्य हैं। लेकिन भारत में समान प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं बल्कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों का निर्धारण किया जाता है और उसी के आधार पर राज्यसभा के चुनावों का निर्वाचन किया जाता है। हालांकि राज्यसभा के निर्वाचन के बाद कुछ मनोनीत सदस्य भी निर्धारित किए गए हैं जिन्हें कला, साहित्य, संस्कृति एवं विज्ञान के क्षेत्र में विशेष स्थिति प्राप्त होती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा हालांकि की जाती है, लेकिन निर्वाचन आयोग की भी महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। इसके बाद देखिए गुप्त मतदान प्रणाली। अधिकांश देशों में हालांकि खुली मतदान प्रणाली भी है, लेकिन वर्तमान में भारत में गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाया गया है। यानी कि मतदाताओं का इतना पता नहीं रहता कि वह किस प्रतिनिधि या किस पार्टी के पक्ष में है और किस पार्टी के पक्ष में नहीं। सरकार के गठन के बाद ही यह स्पष्ट हो पाता है कि कौन सी राजनीतिक दल को या कौन सी राजनीतिक पार्टी को जनता ने बहुमत प्रदान किया है और उसी के आधार पर सरकार का गठन किया जाता है। लेकिन किसी प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न नहीं हो, सांप्रदायिकता की स्थिति पैदा नहीं हो या अन्य प्रकार के सामाजिक गठजोड़ में किसी प्रकार की कोई कमी स्थिति हो, और इस आधार को मानते हुए निर्वाचन आयोग ने गुप्त मतदान प्रणाली को अपनाने पर विशेष बल दिया है। इसके बाद देखिए एक और है कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि किन क्षेत्रों में तो वह प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाना चाहता है और किन क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष निर्वाचन करना। जहां निर्वाचन क्षेत्र छोटे होते हैं वहां पर तो प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव होता है, लेकिन बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में हमेशा ही निर्वाचन आयोग के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया है। मुख्य निर्वाचन आयोग या अन्य आयोगों के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि जैसे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए ये माना जाता है जैसे कि राज्यों में लोग यानी कि विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन और केंद्र में लोकसभा सदस्यों के निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित किए गए हैं, लेकिन राज्यों की विधान परिषद एवं केंद्र में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन के साथ साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे उच्च पदों पर रहने वाले व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाने पर जोर दिया गया था। यह विशेष तौर से अच्छी सूझ भी मानी जाती है क्योंकि छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव है, लेकिन बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन संभव नहीं हो पाता और उसका आकलन भी ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता। ये वे सुधार है जिसके आधार पर निर्वाचन आयोग ने वर्तमान की प्रासंगिकता को बनाए रखा है। इसके बाद देखिए कि एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। अधिकांशतः यह माना जाता है कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र ज्यादा प्रभावी होते हैं क्योंकि बहुमत के आधार पर या ये कह सकते हैं अपन कि एक निश्चित अनुपात प्राप्त करने के बाद में उस व्यक्ति को विजयी घोषित किया जाता है। हालांकि यह माना जाता है कि दूसरे होने वाले आम चुनावों में
यानी द्विमत प्रणाली को अपनाया गया था या 2 सदस्यीय निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था, जिसके तहत अपन ये मानते हैं कि दूसरे आम चुनाव में लोकसभा के 91 सदस्य एवं 584 विधानसभा सदस्यों को द्विसदस्यीय निर्वाचन के आधार पर बनाया गया था। लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन करने के बाद में इसे यथावत रूप, यानी कि पहले चुनाव जिस प्रकार से हुए थे, पहले आम चुनाव, उसी को यथावत रखते हुए एक सदस्यीय या एक मत प्रणाली के आधार पर ही या एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर ही निर्वाचन संपन्न कराए गए थे। विशेष तौर से यह माना जाता है कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र या एक मत निर्वाचन क्षेत्र से इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल बहुमत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही समर्थन प्राप्त होता है और वही एक प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। चाहे कितने भी उम्मीदवार हो, लेकिन जीतने वाले या सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को ही प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है। इसके बाद देखिए कि साधारण बहुमत एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। साधारण बहुमत प्रणाली और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को भी निर्धारित किया गया था कि साधारण बहुमत प्रणाली के आधार पर तो यह है कि किसी भी एक सदन में जिस राजनीतिक दल को सबसे अधिक बहुमत मिलता है उसी के आधार पर उसका प्रधान निर्धारित कर दिया जाता है। लेकिन यह भी माना जाता है कि एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर एक निश्चित कोटा, जिसे अपन कह सकते हैं कि आधे बहुमत से अधिक बहुमत का होना अति आवश्यक है, और इसकी व्यवस्था भी निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित की गई थी। जैसे अपन मानते हैं कि प्रधानमंत्री के अगर जब निर्धारण करना होता है तो लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। लोकसभा सदस्य जब सबसे अधिक या सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरता है तो उसी के आधार मानकर अपन प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। लेकिन जहां बात आती है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए देश की आधी से अधिक जनसंख्या का बहुमत होना अति आवश्यक है, और इसी कारण यहां पर एकल संक्रमणीय प्रणाली के सिद्धांत को अपनाया गया था। हालांकि चुनाव आयोग ने समय समय पर कुछ संशोधन किए हैं, कुछ परिवर्तन किए हैं और अपनी व्यवस्था को ठीक प्रकार से संचालित किया है। तो अपन ये मानते हैं कि निर्वाचन आयोग या जिसे चुनाव आयुक्त कहते हैं, वह अपनी क्रियाविधि किस प्रकार से संचालित करता है, उसके कार्य कौन कौन से और उन्होंने अपने आप में कौन कौन से सुधार किए हैं, ये आपको आज की इस ऑनलाइन क्लास में बताया है। आगामी क्लास में आपको फिर कोई नया चैप्टर बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।